भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सारे जने जरा जोर ना जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी। जोर ना नारे लाने, दोनों हाथ बावा खड़ियां करके जय नड्डा जी को जय श्री राम। दोनों बाबा खड़ियां करके जवाब देना, नड्डा जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी। मैं हम जावांगा नड्डा जी का सम्मान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। सरदार तरनजीत संधू, सारे सारे जने जोर दी नारा ला के जवाब देना है नड्डा जी का। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नड्डा जी वास्ते जोरदार तालियां का स्वागत किया जाए। नड्डा जी का जोरदार तालियां का स्वागत किया जाए। नड्डा जी का जोरदार तालियां का स्वागत करोगे। साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जोरदार तालियां का स्वागत किया जाए। जी नड्डा जी का नाल टीम आके स्वागत करेंगे। हरविंदर सिंह संत जी ते समूह भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरी बेनती है कि दो हाथ खड़े करके आप एक बार जयकारे का जवाब दईए। दोनों हाथ खड़े करके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बोले सो निहाल। भारतीय जनता पार्टी। मैं हुण स्वागत करदा साडे गुरुओं पीरां दी नगरी गुरु रामदास दी वसाई हुई इस नगरी श्री गुरु अमृतसर दे विच साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष होण ते मैं हरविंदर सिंह संधू अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमृतसर इन्हां दा बनाया है। आपां जो नारे लाने हैं, भारतीय जनता पार्टी। दोवें हाथ खड़े करके लाने हैं भाई साहब। आप दवा दिए भी अपने उम्मीदवार इथों जिता के इन्हां दी झोली भेजने हैं। भारतीय जनता पार्टी। मैं हुण बेनती करना सरदार तरनजीत सिंह संधू जी का, जो इथों साडे लोक सभा के प्रत्याशी ने, कि वो वेलकम करेंगे साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे अमृतसर
ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। सब तो पहला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी खुशी है कि सत्कारयोग नड्डा जी अपना बड़ा कीमती वक्त कढ़ के अज साडे अंमृतसर च आए ने। असी उन्हां दा दिलों बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अज इत्थे सारी साडी लीडरशिप साहिबा बैठी है ते मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना, इस करके सीधा मुद्दे ते आना आ। 2024 मोदी जी दी ते नड्डा साहब दी लीडरशिप ने भारत नूं किते पहुंचाता आ। तुहानू पता है कि ये लीडरशिप ने जिहड़े भी वादे कीते आ, राम मंदिर दा 370 दा, ये सारे पूरे कीते ने। ते दुनिया च अज मोदी साहब दी ते नड्डा जी दी लीडरशिप दी बहुत ही ज्यादा वक़्त है। तुहानू पता है कि अमृतसर G20 होया, तुसी आप अपनी आँखां नाल देखिया। भारत कई होर क्षेत्र च मोदी जी दी लीडरशिप सामने आउंदी आ। अज अगर प्रेसिडेंट बाइडन, प्रेसिडेंट पुतिन और होर समुची दुनिया की लीडरशिप कोई भी परेशानी हुंदी आ, सब तो पहला प्रधानमंत्री मोदी जी नूं टेलीफोन करते ने। लेकिन एक होर चीज भारत ये लीडरशिप ने कीती हैगी आ कि भारत की डेवलपमेंट हुण भारत 5वें नंबर ते दुनिया च पहुंच गया ते होर 1-2 सालां च 3 नंबर ते पहुंच जाऊगा। ये सारी चीज़ां खास तौर ते अमरीका दियां जिन्नियां भी कंपनियां ने, फैक्ट्रियां ने, ये सारियां हुण भारत च अपने यूनिट खोल रही ने। मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी कि असी सेमी कंडक्टर की गल करिए, सोलर की गल करिए, IBM की गल करिए, गूगल की गल करिए, ये जहाज़ां की गल करिए, सब कुछ हुण भारत च आ रहा है। इहदे नाल भारत च नौकरियां भी आ रही ने। ते इस टाइम ते मैं नड्डा साहब नूं यह दसना चाहना कि साडा अमृतसर जदों भारत अगे जा रहा ते अमृतसर पिछले 10 सालों तो पिछे जा रहा। 2 सालों दे असी इत्थे कांग्रेस दे मैंबर पार्लीमेंट बनाए हुए ने, 2 टर्मां दे बैठे हुए ने इत्थे। ते अमृतसर च की हो रहा? अमृतसर दे लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था की हालत पंजाब च हुण सब तो बुरी हो गई आ। अमृतसर च नशे पिछले 10 साल दे किते ज़्यादा फैल गए ने और साडे परिवारां नूं, साडे बच्चियां नूं नष्ट कर रहे ने। इत्थों दी कल्ला ही अमृतसर शहर हैगा जिथे कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, जिथे सीवरेज ते सैनीटेशन मतलब के पानी ते गंदगी कट्ठी मिलती आ। ये एक ही शहर रह गया हिंदुस्तान का, वो अमृतसर हैगा। ये सारा जदों औजला साहब मैंबर पार्लीमेंट रहे ने उहदा ये सारा असर आ कि उन्हां दे घर दे सामने जिहड़ी ड्रेन जांदी आ, जिथे इन्नी गंदगी आ, पिछले 8 साल का उहदा कुछ नहीं कर सके। ते उन्हां दे घरां दे नाल ही
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ जी हालत ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ कितना सुधार हो सकता? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ सिर्फ सुधार हो सकता अगर असी ऐतकां जदों प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अपने केंद्र च बनूगी उदों असी इत्थों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो ते खडूर साहब तो कमल दे फुੱਲ ਨੂੰ वोट करके भाजपा दे उम्मीदवार नूं इत्थों चुन के भेजीए। देखो मोदी साहब ते नड्डा साहब ने मैनू चुक के अपने घर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ भेजिया आ ते मैं तुहाडे नाल हुण वादा करदा आ कि हुण इत्थों किते नहीं जाना, इत्थे ही रहना ते आपां मिल के सारियां चीज़ां दा सुधार करांगे। पहली गल है कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो ਜਿਹੜੀਆਂ भी सेंट्रल सरकार दीयां स्कीमां सीगियां ਜਿਹੜੀਆਂ भी तुहाडे तक पहुंचियां नहीं, जिन्ने भी नीले कार्ड कैंसल होए, जिन्नियां भी कच्चियां छत्तां पक्कियां नहीं होईयां, मैं तुहानू वादा करदा आ कि मोदी साहब की गारंटी आ पहले 100 दिनां पक्कियां छत्तां तुहाडे घरां च लगा देवांगे, नीले कार्ड वापस ला देवांगे ते जेड़े भी डिपू वाले तुहाडे दाने सरकार नाल मिल के लुट के लै गए उन्होंने फड़ के असी तुहाडे बैंक अकाउंटां 'च पैसे पावांगे ते उहदे बाद ये डिपू वाले तुहाडे पिछे भजणगे क्योंकि इन्हां ने तां अपने दाने वेचने आ ते पैसे तुहाडे अकाउंटां 'च होणगे। मैं एक होर तुहानू गल कहना चाहना आ, देखो भरावो साडे इत्थे एससी भाईचारे नाल साडे मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े गुरजीत औजला हैगे आ उन्हां दी सोच तुसीं अच्छी तरह सुन लई आ। ये सोच दी गल है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहना आ कि अगर बाबा साहब अंबेडकर 1930 अमरीका जाके सब तो अव्वल नंबर ते आउंदे आ ते इहदा मतलब आ साडे बच्चियां 'च भी दिमाग हैगा, सिर्फ उन्होंने मौका देना चाहिए आ। मैं तुहाडे नाल ये वादा करदा आ कि मोदी साहब की सरकार ते नड्डा साहब की लीडरशिप वो मौका साडे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ नूं देवेगी ते जदों भी नवी सरकार बनती आ जो भी विद्या जो भी नौकरियां ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ नूं चाहिदियां ने वो असी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ च लैके आवांगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि नड्डा साहब ने अगे भी निकलना आ। सिर्फ एक तुहानू अखीर च गल कहनी आ कि देखो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ सिफती का घर आ, बदमाशा का घर नहीं। असी सारिया ने कट्ठे होके एक बारी फिर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ नूं उत्ते लैके जाना आ। ये कह के मैं नड्डा साहब नूं इनवाइट करदा आ। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद भराओ। मैं हुण आदरणीय नड्डा साहब नूं बेनती करदा कि वो तुहानूं सारिआं नूं संबोधन करन। जरा नारिਆਂ नाल थोड़ा सा जरूर जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बड़े श्री राम। आदरणीय नड्डा साहब। बोले जो बोले सोनिया, जो बोले सोनिया। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मेरे वरिष्ठ साथी श्री तरुण चुग जी, हमारे
यहां के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानीय तरनजीत सिंह संधू जी, हमारे खडूर साहब के उम्मीदवार और मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी मनजीत सिंह मन्ना जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और हमारे बहुत ही करीबी मित्र हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री मनिंदर सिंह सिरसा जी, श्री हरविंदर सिंह संधू जी, हमारे जिला के जुझारू अध्यक्ष, संसद में मेरे साथी रहे श्वेत मलिक जी, राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह रैना जी, हमारे वरिष्ठ साथी और पूर्व सांसद सुरेश चंदेल जी, जगमोहन सिंह राजू जी, हमारे पंजाब के जनरल शेख, सेवानिवृत्त आईएएस हमारे राजेंद्र मोहन सिंह चीना जी, मेरे वरिष्ठ साथी हरजीत सिंह संधू जी, सुशील शर्मा जी, बख्शीराम अरोड़ा जी, हमारे वरिष्ठ साथी मनजीत राय जी, गुरप्रताप सिंह टिक्का जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में, इतने पूरी जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अमृतसर की पवित्र नगरी में आने का सौभाग्य मिला है, जहां सबसे पहले तो मैं हरमंदिर साहिब में अपना शीश झुकाता हूं और नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं माता दुर्गाना को और हमारे भगवान वाल्मीकि को भी नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे सिख गुरुओं ने नहीं सिर्फ पंजाब में, नहीं सिर्फ देश में, बल्कि दुनिया में राष्ट्रभक्ति का संदेश और समानता का संदेश पहुंचाने का काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब मैं पंजाब में आता हूं तो मेरा दिल, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि यही पंजाब है जिसने हमेशा हमेशा देश की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत किया है, आगे बढ़ाया है। और मैं पंजाब के युवाओं को, पंजाब के शहीदों को, जिन्होंने जब जब देश की आवश्यकता पड़ी तब तब अपना लहू दिया है, ऐसे नौजवानों को मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अगर मैं कहूं भारत के तिरंगे के बारे में, तो वो तीनों रंग मेरे को हमारे पंजाब में दिखते हैं। मुझे पंजाब में शहादत का लहू दिखता है, मुझे पंजाब में सद्भाव का सफेद दिखता है, और मुझे पंजाब के किसानों के माध्यम से हरियाली की क्रांति दिखती है, हरित क्रांति दिखती है। इसलिए चाहे देश में मुगलों के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे जालियांवाला बाग में अंग्रेजों के जनरल डायर से लड़ने की बात हो, पंजाब ने हमेशा अग्रगणी राज्य के रूप में देश की रक्षा की है। ऐसे पंजाब को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं
कि जब कोरोना आया तो चाहे प्रदेश का किसान था, चाहे नौजवान था, चाहे व्यापारी वर्ग था, सब ने आगे आकर के अपने पंजाब के लोगों की सेवा की है। ऐसे पंजाब को मैं नमन करता हूं और ऐसे पंजाब को मैं नमन करता हूं। मैं आपसे जब ये चर्चा कर रहा हूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पंजाब के लिए, हमारे सैनिक भाइयों के लिए अपने तरफ से कोई भी काम में कसर नहीं छोड़ी है और आगे बढ़कर के हिम्मत के साथ काम में जोड़ा है। और जब मैं ये कहता हूं तो याद कीजिए, यही कांग्रेस पार्टी थी जो 1972 से लेकर 2014 तक हमारे फौजी भाइयों को बरगलाती थी, धोखा देती थी और 1 रैंक 1 पेंशन OROP को कभी लागू नहीं करती थी। और जब जाने की बारी आई तो जैसे हमारे यहां कहते हैं पायता रखना पायता, टोकन रखना टोकन, ऐसे 500 करोड़ रुपए बजट में छोड़कर चले गए। ये मोदी जी हैं जो 2014 में आपके आशीर्वाद से वो प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने और 1 साल के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए फौजी भाइयों के पेंशन के रूप में, OROP के रूप में पहुंचाने का काम किया। और उसी तरीके से हमें याद है कि जब 1971 में पाकिस्तान की फौजियों को श्रीमती इंदिरा गांधी ने छोड़ा था तो तब भी उस समय नानकाना साहिब के लिए कॉरिडोर की बात नहीं की थी। उनको पंजाब याद नहीं आया था, उन्होंने उसकी चिंता नहीं की थी। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो करतारपुर कॉरिडोर बना करके आज हमारे 75 साल बाद लोग नानकाना साहब जाने के लिए उनका रास्ता प्रशस्त किया, तो किसी और ने नहीं किया, मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, ये कांग्रेसी भाई जब मिलेंगे तो इनसे पूछना, ये आम आदमी पार्टी वाले कट्टर बेईमान, इनसे पूछना कि तुमको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। जब लोग हमारे सिख भाई अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे, उस समय कोई नहीं आया था। बेचारे शरणार्थी बनकर के भारत की धरती पर आए थे और उनको केजरीवाल बोलता है ये रेपिस्ट हैं, ये चोर हैं, ये थीफ हैं। बोलो ऐसे केजरीवाल की पार्टी को आगे आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, मुझे ऊंचा सुनता है। आने दोगे क्या? ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया और अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से जो सिख भाई प्रताड़ित होकर के आया उसको भारत की नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये 230 परिवार तो अभी 2 साल पहले आए, 2 साल पहले। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मोदी जी थे जिनके नेतृत्व में गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप, उसे भी सेवा करने का, और यहां बैठे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, ये और मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करके जो अफगानिस्तान से मोदी जी के कारण आया था,
उसको ठीक स्थान पर इज्जत के साथ गुरुद्वारे में पहुंचाने का काम किया था, तो वो हमारी पार्टी ने किया, हमारे लोगों ने किया है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे, उनका बलिदान दुनिया भूल चुकी थी, कांग्रेस भुलाने पर लगी हुई थी। देश को मालूम नहीं था कि देश की आजादी के लिए हमारे शहजादों ने किस तरीके से बलिदान दिया, किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने देश की रक्षा के लिए एक नहीं अपने दोनों सपूतों का बलिदान देखा। अगर उनको भी वीर बाल दिवस के रूप में देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया, तो किसी और ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि पहले भी 200 साला प्रकाश पर्व मनाया गया, 300 साला पर्व मनाया गया, लेकिन गुरु नानक जी का 550वां पर्व और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, इसको जितने धूमधाम से भारत सरकार ने मनाया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से एक अच्छा काम करने का काम और सिख भाइयों के बलिदान को याद करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, हमारे तरनजीत सिंह संधू जी जो बहुत बड़े हमारे विदेश के सचिव रहे और जिन्होंने दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है, इनसे पूछिए, इनके 40 साल के करियर में अगर भारत के डंका बजा है तो तब बजा जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना। मैं यहां आप संधू जी से मिलेंगे तो आप इनसे पूछिएगा किस तरीके से आज जब अमेरिका की अर्थनीति डगमगा रही है, हमारे सचिव रहे, विदेश सचिव और अमेरिका में एम्बेसडर रहे तरनजीत सिंह संधू जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? इनसे पूछिए, अमेरिका की अर्थनीति डगमगा रही है, यूरोप के देशों की अर्थनीति डगमगा रही है, रशिया पीछे जा रहा है, चाइना पीछे जा रहा है, जापान की अर्थनीति डमाडोल हो रही है, और ऐसे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रही है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और हमारे तरनजीत सिंह जी को, संधू जी को चुनाव जिताइए, हमारे मन्ना जी को चुनाव जिताइए, और देखिए आने वाले 3 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दवाई में भारत आज दुनिया में 2रे नंबर का देश है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है और सबसे सस्ती दवा और सबसे अच्छी दवा भारत बना रहा है, अमेरिका के साथ कंपटीशन कर रहा है। ये बदलता भारत है। केमिकल्स में और पेट्रोकेमिकल्स में भारत का निर्यात, भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। हमारे दवाइयों में 138% बढ़ गया है। स्टील में भारत 2रे नंबर का देश हो गया, 2रे नंबर का देश। ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में हम जापान की गाड़ियां सुनते थे, डैटसन, टोयोटा, हम सुनते थे अमेरिका की गाड़ियां, प्लीमथ, हम सुनते थे हमारे अन्य गाड़ियां, और जर्मनी की गाड़ियां, वोक्सवैगन,
आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मार्केट में जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। ऑटोमोबाइल 10 साल पहले जो आपके हाथ में मोबाइल है उसमें लिखा होता था मेड इन चाइना, उस पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, उस पे लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज अपना मोबाइल निकाल के देखो, चाहे ओप्पो हो चाहे एप्पल हो, उस पे लिखा होगा मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है, भारत बना रहा है। ये बदलता भारत है। बोलो, मैं जरा हां करके बोलो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इधर से आवाज आनी चाहिए, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? एक समय में आपने मजबूर राज्य देखा, कमजोर राज्य देखा। आतंकवादी हमला करते थे और आतंकवादी हमला करते थे और दिल्ली दरबार पाकिस्तान को डोजियर भेजता था, डोजियर। आज भारत का बदलता परिवेश है कि अगर पाकिस्तान उरी की घटना करता है, अगर पाकिस्तान पुलवामा की घटना करता है, तो भारत 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और घर में घुसकर मारता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। एक समय था जब कश्मीर के अलगाववादी को भारत के प्रधानमंत्री दफ्तर में बिरयानी खिला करके उनके साथ वार्ता करते थे, वार्ता समझौता। ये प्रधानमंत्री मोदी जी आए और आज धारा 370 कश्मीर से धाराशाही हो गई और संविधान में कश्मीर भारत के अभिन्न अंग के साथ एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बना करके रख दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज पुलवामा में ये आए नरेंद्र सिंह रैना, इनसे पूछो। आज पुलवामा में, सोपोर में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड वोटिंग। और श्रीनगर के लोग भी प्रजातंत्र के त्योहार में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनको किसी ने अगर ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताकत दी, उनकी नीतियों ने ताकत दी। आप बताइए 2 लाख गांव को, मेरे नौजवान मेरी बात सुनना, 2 लाख गांव को मोदी जी ने ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है। ऑप्टिकल फाइबर बिछ गए हैं और 2 लाख गांव कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ गया है। भैया ये जाओ, जरा सा रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ गया है। आज तरन तारण के गांव से भी आप कॉमन सर्विस सेंटर से मेरा नौजवान पता कर सकता है कि उसका गंधम दुनिया के किस मंडी में किस भाव बिक रहा है। देश नहीं, दुनिया में उसका फ्लोरिकल्चर किस भाव से किस दुनिया में किस मंडी में बिक रहा है। और हमारा नौजवान वो यह पता लगा सकता है कि वह दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले सकता है और वहीं गांव से वो एप्लीकेशन भर के अपना वहां पर काम कर सकता है। बताइए ये बदलता भारत है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब मैं आपको बोलता हूं, इन कांग्रेसी भाइयों से पूछना
और ये आम आदमी पार्टी से भी पूछना, ये बोलते थे मोदी जानता नहीं है, भारत अनपढ़ है, ये डिजिटल इंडिया क्या करेगा, ये डिजिटल लेके क्या करेंगे। मोदी नहीं, कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी नहीं जानते थे, मोदी भारत के सामर्थ्य को जानता था और जानते हैं, मोदी जी जानते हैं। और आज देखो बदलता भारत, आप जाओ अमृतसर के बाजार में, आपको सब्जी वाले की दुकान में भी QR कोड मिलेगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन करता हुआ मिलेगा। यह बदलता भारत है। आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। बोलो बदलता भारत है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? ये बैठे हैं यहां सब लोग, ये सब XMLA XMP रहे, इनसे पूछो, मैं 1993 में MLA बन गया था। मेरे इलाके में मेरा वीडियो आके बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था सुना पाई, क्या खुशखबरी हैगी, दसो मैनू भी दसो। बोलता तुहानू एक पंचायत च 2 इंदिरा आवास योजना घर मिले ने। बोलो किनू दईए? मैं बोलता था भरावा तू ही रख ले, मैं की करूंगा, 100 बीमार 1 अनार, मैं की करूंगा, मैं क्या करूंगा उसका। दो इंदिरा आवास योजना में घर मिलते थे 2। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना दिए, 4 करोड़ घर, 4 करोड़। और कैसे घर बनाए? एक पंचायत में 50-50, 60-60 घर बने। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन में सिलेंडर, टॉयलेट, कोर्टयार्ड। और एक बात और मैं बता दूं, एक खुशखबरी सुन लेना मेरे भाइयों, ये आपके लिए भी है। आने वाले समय में आप तरनजीत सिंह संधू जी को चुनाव जिताओ और मन्ना जी को चुनाव जिताओ, मनजीत सिंह जी को, और देखो मोदी जी अगले 3 साल में 3 करोड़ नए घर बनाएंगे, 3 करोड़ नए घर। कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा, सब पक्के छत के नीचे रहेंगे, ये काम होगा। और मैं एक बात और बता दूं कि आपका अगले 5 साल में, सुन लेना मेरी बात कान खोल करके और ध्यान से, अगले 5 साल में आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। एक नई स्कीम आ रही है, उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सरकार के तरफ से हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी लगे, वो लगेगा उसका, और आपके घर के बिजली का खर्चा उस सोलर एनर्जी से चलेगा, सौर ऊर्जा से। जो आपके बिजली खर्च नहीं होगी वो ग्रिड में चली जाएगी, और ग्रिड जब उसको खर्च करेगा तो उतना यूनिट का पैसा आपके घर में पहुंच जाएगा, आमदनी का साधन हो जाएगा। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बदला हुआ भारत है कि नहीं है? तरनजीत सिंह जी को भेजना है कि नहीं भेजना है? मन्ना जी को भेजना है कि नहीं भेजना है? ये समय की आवश्यकता है। यहां हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी बैठे हैं, ये लंबे समय से विधायक रहे, हमारे बाकी लोग भी, श्वेत मलिक MP रहे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मेरे को ये चिट्ठी लिखते थे, नड्डा जी मेरे इलाके च एक बंदा हैगा, उन्हें कैंसर हो गया है, ओदा हार्ट दा ऑपरेशन होना है, नवा वैल्व पैना हैगा, 2 लाख रुपये खर्च होंगे, 3 लाख रुपये खर्च होंगे। मैं इन्हों 1.5 लाख देंदा था, 2 मंगो तो 1 देंदा था, 1.5 मंगो तो 75 देंदा था, 3 मंगो तो 1.5 देंदा था, बाकी जनता जनार्दन ते इकट्ठा करते थे। मोदी जी ने बोले नहीं, बड़ा सोच बड़ा, और मोदी जी आयुष्मान भारत लेकर के आए, और आज 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, मेरे पत्रकार बंधु नोट कर लेना मेरे आंकड़े, 50 करोड़ लोग
और कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, रैक पिकर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में गरीब गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए नोट करना हर साल एवरी ईयर 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की। 5 लाख और 365 करोड़ रुपयों का इलाज गरीब लोगों का हो चुका है। अब सुनना, एक और खुशखबरी सुना रहा हूं आपको। तरनजीत सिंह संधू जी को और मान जी को जिता देना। ये मामला मेरा तेरा नहीं हैगा, ये मामला देश का हैगा और देश वास्ते हैगा। क्या है मामला? मोदी जी ने कहा है कि इस देश का कोई भी माता, बहन, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है और जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, जब होगी तो उसको आजीवन अंतिम सांस तक हर साल वह महिला, वह बुजुर्ग किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी इलाके की हो या किसी भी आमदनी की हो, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से आजीवन अंतिम सांस तक हर साल 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। 5 लाख रुपए। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? यहां तो इंश्योरेंस वाले भी 70 साल के बाद हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं करते और मोदी जी ने अंतिम सांस तक इंश्योरेंस किया है, यानी आपके अंतिम समय तक। और कोई भी हो, हम भी 70 के ऊपर के होंगे तो आयुष्मान कार्ड मिलेगा। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तरनजीत सिंह संधू को लाना है कि नहीं लाना है? मन्ना जी को लाना है कि नहीं लाना है? अगर लाना है तो विकास तभी होगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना। आप बोलो, आजकल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलो, ऊंचा सुनता है मेरे को। हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 4 लेन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 6 लेन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। आप बताइए, रेलवे पंजाब में 19 गुना रेलवे का बजट बढ़ा है, 19 गुना, 19 टाइम्स। और आप बताओ, अमृत भारत में स्टेशन नए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? और वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? और हाई स्पीड ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? फर्क दिखता है? बोलो, फर्क दिखता है? पहले जम्मू मेल में जाया करते थे, आया करते थे, आजकल वंदे, मैं तो वंदे पकड़या। ये कहां से आया वंदे भारत? ये बदलता भारत है जिसको हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे शोषित हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सबको बढ़ाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको हमको ध्यान रखना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताओ कि आपके यहां एक कट्टर बेईमान पार्टी है कि नहीं है? बोलो, कट्टर बेईमान पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है? और आप देखो कि यहां दिल्ली में दोस्ती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, और अमृतसर में नूरा कुश्ती। बोलो, ऐसी पार्टियां चाहिए क्या? चाहिए क्या? ये यहां नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली में गलबाइयां बजाते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। ये सब बेईमान पार्टियां हैं, सब बेईमान पार्टियां हैं। देखो, इनका 2 ही रास्ता है, दो ही, सिर्फ 2। एक, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस,
पहला परिवारवाद बचाओ, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हटाओ और ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को पनपाओ। अब बताओ कांग्रेस पार्टी, मेरे को एक बात का जवाब दो, ये कांग्रेस पार्टी ने ये अपना कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? जरा उधर से भी आवाज आए, किया था कि नहीं किया था? आप बताओ इन्होंने चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी घोटाला समुद्र में जाकर किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ 2G 3G जीजाजी का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला छोड़ा कांग्रेस पार्टी ने? कौन सा घोटाला? हर दिन नया घोटाला। आप बताइए, ये अखिलेश जो है इसने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ ये फूड ग्रेन का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू अलकतरा खा गया। मन्ना जी बॉर्डर पर रहने वाले देश के राष्ट्रभक्त हैं और जब तक ये हैं देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं आने देंगे। पार्लियामेंट में आपकी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? और राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ ये कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ 1 तारीख तक केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ पार्थो चैटर्जी जेल में है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन या तो बेल पर है या जेल में है। सारे भ्रष्टाचारी है, सारे भ्रष्टाचारी। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? आप बताओ, एक कांग्रेसी नेता, मैं कल झारखंड में था, झारखंड, वहां एक कांग्रेसी नेता मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकले। एक कांग्रेसी मंत्री के एमपी के घर से झारखंड के 300 करोड़ रुपए निकले। बैंक वालों को 18 नोट गिनने की मशीन भेजनी पड़ी, 18, और नोट गिनने में 3 दिन लगे। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले बेईमान हैं, रिकॉर्ड तोड़ने वाले बेईमान।
और ये सभी परिवार की पार्टी है। फरूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला चाहिए, मुफ्ती साहब को महबूबा चाहिए थी, हमारे बादल साहब के सुखबीर बादल, चौटाला परिवार, अखिलेश, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, रुक्मणी, बीसा, ये सब परिवार, ये ममता, अभिषेक, ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये शरद पवार, ये सुप्रिया सुले, ये करुणानिधि, उदयनिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, ये सब परिवार की पार्टियां हैं। बोलो, ऐसी परिवार की पार्टियों को आगे आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? मित्रों, ये सबको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपने परिवारों को बचाने में लगे हैं और भ्रष्टाचार को पोषने में लगे हैं, उसका पोषण करने में लगे हैं। ऐसे हैं ये लोग। अब मैं एक बात और बता दूं, हमारे पंजाब में बड़ी संख्या में दलित भाई हैं। ये कांग्रेसी लोग दलितों के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं। इन्होंने धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण लगाकर हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी भाई, हमारे पिछड़ा भाई, इनके आरक्षण रिजर्वेशन पर डाका डालना चाहते हैं। डाका, बोलो, डाका डालने दोगे क्या? डाका डालने दोगे? मोदी जी ने साफ कहा है, जब तक मोदी है किसी का भी हिस्सा जाने नहीं दूंगा, दलितों का हिस्सा वहीं रहेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, इस बात को कहा गया है। लेकिन ये कांग्रेसी किस तरीके से काम करते हैं वो आपके ध्यान में आता है। मित्रों, पहले एक ऐसी सरकार थी जो दिल्ली दरबार में पंजाब के लोग जाकर के मत्था टेकते थे। अब ऐसी सरकार आई है मान की, जो शीश महल में जाकर मत्था टेकता है, शीश महल में। और आप बताइए, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, ये आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बर्बाद किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आप देखो, ये कहते थे महिला सम्मान करेंगे, महिला सम्मान। एक मुख्यमंत्री ने के घर में महिला पिट गई और एक मंत्री अश्लील हरकत करते हुए उसका भी वीडियो वायरल हुआ। यह है आम आदमी पार्टी की करतूत। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आप बताइए। ये हर दृष्टि से पंजाब को मुसीबत में धकेलने का काम कर रहे हैं, हर तरीके से। आप बताइए, आज यहां से व्यापारी पलायन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इंडस्ट्री छोड़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? विकास रुका है कि नहीं कर रहा है? आप तरनजीत सिंह संधू जी को चुनाव जिताओ, मन्ना जी को चुनाव जिताओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पंजाब फिर से आबाद होगा और विकास की ओर चलेगा। उसको हम लोग ताकत देंगे। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तरनजीत सिंह संधू जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले तो मैं मन्ना जी के बारे में बताना चाहता हूं। मन्ना जी बॉर्डर पर रहने वाले देश के राष्ट्रभक्त हैं और जब तक ये हैं देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं आने देंगे। पार्लियामेंट में आपकी आवाज को अच्छे से उठाया जाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं तरनजीत सिंह संधू जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि मोदी जी ने तरनजीत सिंह संधू जी को प्रत्याशी बनाया है। इनके आने से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अमृतसर पंजाब का सबसे डेवलप्ड सिटी होगी और सबसे विकसित रूप में आगे जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जितना इनका ज्ञान है, जितना इनका रसूख है और जितना प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, अमृतसर फर्स्ट हमेशा हर चीज में आगे रहेगा और अमृतसर की तस्वीर और तकदीर बदल दी जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बोलिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? जरा इधर से भी आवाज आ जाए, आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? आपने मेरी बात बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सुनी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय पंजाब।